Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject SS and our topic is chapter number 17 इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था कि भारत के अंदर वर्तमान समय में सबसे जो गंभीर और आर्थिक समस्या है वो कौन सी है, तो एम्प्लॉयमेंट की है। तो किस तरह से भारत के अंदर ये जो बेरोजगारी के कारण बहुत से लोग हैं वो अपनी जान दे रहे हैं, यानी कि अपनी आत्महत्या करने लगे हैं, या कुछ लोग ऐसे मानसिक रोगों के कारण ये जो एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के कारण है वो अपना जीवन है वो अच्छी तरह से नहीं बिता सकते। आपने अभी देखा ही होगा कि कोरोना के कारण किस तरह से हमारे जीवन में हमें पता चला कि ये जो आर्थिक जो है बातें, कभी जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जो नौकरी है वो गुमाई, बहुत सारे लोगों को घर पे बैठना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अपना जो इनकम है उससे भी आधी इनकम मिलने लगी। इसके कारण क्या हुआ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट के कारण जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी। आज हम देखेंगे तो ये सारी समस्याओं के कारण हम देखें तो ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो आज हम हमारे इस चैप्टर के अंदर ये जो बेरोजगारी यानी कि एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। आप नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 140 पे, जहाँ पे आज हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का मीनिंग क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो वन हु इज एडल्ट whose age is 15 to 16 years, who is ready to work at the private market rate to wages for energy and qualification to work, who is in search of the work but is not getting work. Such is purchase is said to be employment. Such a type of combination to group of called employment. Such as employment which has to be faces median of the called employment against has wish। तो हम यहाँ पे देखें तो जो एल्डर है जिसकी उम्र है वो 15 ईयर से 16 ईयर दर्शाई गई हैं, जो बाजार के अंदर प्रवर्तित जो वेतन दर है उसी वेतन दर के अंदर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति धराते हो, काम करने की योग्य शक्ति धराते हो, योग्य लायकात यानी कि उनके अंदर क्वालिफिकेशन वो अच्छी हो, कार्य करने की जो वर्क है वो ढूंढ रहे हो, पर उन्हें वो कार्य जो करना चाहते हैं वो कार्य उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो देखिए ऐसे व्यक्ति को हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। देखा आपने, आपको पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग आप बताएं, क्या बताएं, एम्प्लॉयमेंट का आप मीनिंग बताएं। तो आप किस तरह से दर्शाएंगे यहाँ पे, तो जो व्यक्ति 15 से 60 साल के बीच में हो उसी तरह से वो कार्य करने की इच्छा भी धराता हो, वो कार्य करने की उसमें शक्ति है, लायकात भी है, क्वालिफिकेशन भी है, पर कुछ कार्य के कारण वो कार्य जो करना चाहता है पर उसे वो कार्य नहीं मिलता है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। ऐसे सामूहिक परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। ऐसी बेकारी के कारण, ऐसी एम्प्लॉयमेंट के कारण उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध में अनैच्छिक बेकारी भी हम कह सकते हैं। क्लियर, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट हिज विश, उसकी विश के अलावा उसे जो कार्य करना है वो नहीं मिलता है, उसे भी हम एम्प्लॉयमेंट के नाम से ही जानेंगे। If people who demand wages more than the private market rate, who are not in age group of 15 to 16, who are handicapped, weak, sick or old, lazy housewife, thus who are not willing to work instead being crippled are not considered to employment। तो जो व्यक्ति प्रवर्तमान बाजारों के वेतन के अंदर सबसे ज़्यादा वेतन मांगता है, 15 से 60 साल के अंदर उसकी वय जुट के अंदर उसका समावेश ना होता हो,
कोई विकलांग है या अशक्त है, रोगिष्ठ या वृद्ध है, फिर लेजी होता है या हाउसवाइफ हो, जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति ना धराता हो या तैयार ना हो, ऐसे व्यक्तियों को हम बेरोजगार नहीं बता सकते। क्यों? तो उनके कुछ रीज़न भी यहाँ पे दर्शाए हैं। क्या है? तो कोई है वो विकलांग होता है, कोई अशक्त होता है, कोई वृद्ध होता है या कोई रोग से भरा हुआ होता है, उसके कारण क्या होता है, या लेजी होता है या हाउसवाइफ होते हैं, उसे हम एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसे हम बेरोजगार नहीं बता सकते। क्लियर? आपको पता चला कि किस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे कुछ ऐसे भारतीय अर्थतंत्र के अंदर कुछ ऐसे बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप दर्शाए गए हैं जो यहाँ पे देखेंगे हम 6 यहाँ पे दिखाए हैं। पहला है कि सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट, फिर है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर एम्प्लॉयमेंट, फिर है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, डिज़ाइन एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे पहला कौन सा है? तो पहला है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट। तो अब यह क्या है? तो ड्यू टू लैक इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन रेनफॉल एंड लैक ऑफ एलिगेटिव एम्प्लॉयमेंट, फार्मर हैव टू रिमेन एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 to 5 months इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट। देखा आपने, भारत के अंदर, भारत है वो कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आगे है। तो क्या है? तो भारत के अंदर हम यहाँ पे देखें तो यह जो भारत है वो कृषि क्षेत्र की सिंचाई के कारण उनके जो सगवड़े हैं, बारिश की अनियमितता है, वैकल्पिक रोजगारी की तकें हैं, उनके अभाव के कारण 3 से 5 मास तक उन्हें जो है वो एम्प्लॉयमेंट बन के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऋतुगत और मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, जिसे हम सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में नाम से जानते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं? तो जो कृषि क्षेत्र में कार्य करते हों, कृषि क्षेत्र में जो कार्य करते हों, जो योग्य बारिश ना होने पर जो उनका कार्य है वो रुक जाता है, जिसके कारण उन्हें ये 3 से 5 महीने तक उन्हें बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता है। इसे हम सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। क्लियर? सेकंड है फर्टिकेशनल एम्प्लॉयमेंट, व्हेन नाउ टेक्निकल इन इंट्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, labors remaining employment for some time, this is called fertilization फर्टिलाइजेशनल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ये जो घर्षण जन है बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं, तो पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पे नई टेक्नोलॉजी आने के कारण कुछ समय तक श्रमिक है वो बेरोजगार हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट बन जाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशनल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। कब होता है ये? तो जब पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती है, उसके रूप पे नई टेक्नोलॉजी आती है, जिसके कारण जो एम्प्लॉय है उसे कुछ समय तक रुकना पड़ता है। तो उसी समय के कारण ये जो बात है वो उसे रुकानी पड़ती है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है थर्ड, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? माળखेगत बेरोजगारी के कारण, यानी कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड आउटवर्ड अदरबॉक्स, सोशल बैकवर्डिंग, ट्रेडिशनल orthodoxy, custom, interlacing and lax structural facility are responsible for structural employment। और यहाँ पे देखें तो भारत के अर्थतंत्र है वो पछात और रूढ़िचुस्त होने के कारण सामाजिक रूप से वो पछात हो रह जाता है, परंपरागत रूढ़ियों के कारण, रिवाजों के कारण निरक्षर रह जाता है, जो स्ट्रक्चर के सुविधाओं के अभाव के कारण, ऐसे कारणों के रीज़न के कारण यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे दिखने को मिलती है। क्लियर? इसके बाद है डिस्क्रिप्टाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न और छुपी बेरोजगारी जो होती है। तो वो क्या है? तो कोई भी कार्य के अंदर, धंधे के अंदर, व्यावसायिक प्रवृत्तियों के जरूरी से ज़्यादा श्रमिक रुके हुए हो
और यहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा श्रमिकों के कारण उत्पादन के अंदर कार्य को दूर लेके कुल उत्पादनों में कोई भी फेर ना बढ़ता हो, ऐसे बढ़ाने के कारण ऐसे श्रमिक और प्रच्छन्न यानी कि छुपी बेरोजगारी के रूप है वो हमें दिखने को मिलते हैं। यानी कि डिस्क्रियस एम्प्लॉयमेंट तभी होता है, कभी होता है कि समटाइम्स मोर देम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन इन्वोल्यूशन इन एन ऑक्यूपेशंस even if a few liberation of the removed from work, no desire of the required in total production, so thus extra laborers are said to be employed and desired work. Okay, clear now? क्या है ये disguised employment? इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फिफ्थ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या है? तो इन द इंडस्ट्रियल फील्ड टू एनी वन हैज़ टू रिमाइन एम्प्लॉयमेंट फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग term due to changes taking places in industrial sector. Such a situation is called industrial employment. तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो औद्योगिक बेरोजगारी है वो क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर फेरफारों के कारण जो व्यक्ति है वो छोटे और लंबे समय के लिए काम के बिना उसे रहना पड़ता हो, ऐसी स्थितियों को हम औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में लिखते हैं। देखा आपने किस तरह से ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो व्यक्तियों को छोटे और लंबे समय के लिए काम के बिना रहना पड़ता हो, ऐसी स्थिति को हम जो है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इफ ए पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड एट लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल और डिग्री आर एम्प्लॉयमेंट ही इज कॉल्ड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। आज ये जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। कम से कम माध्यमिक शिक्षण पे पाया हो या कोई व्यक्ति बेरोजगार हो शिक्षित, उसे हम शिक्षित बेरोजगार के नाम से जानते हैं। किस तरह से? किसने? पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड ए लास्ट सेकेंडरी एजुकेशन, लास्ट सेकेंडरी एजुकेशन जिसने किया हो फिर भी उसे बेरोजगार रहना पड़े, उसे हम एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरह से यह जो अलग अलग जो बेरोजगारी हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में हमने देखा। पहला था सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फिर था वर्टिकेशन एम्प्लॉयमेंट, फिर था स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, डिजाइडेड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो बेरोजगारी का जो प्रमाण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे भारत के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस इन स्टेट विच कंसाइडेड ऑफ द यूजर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर बेरोजगारी के प्रमाण में राज्य स्तर से अलग अलग स्थितियाँ हमें दिखने को मिलती है। रोजगारी की विनिमय कचेरी में हम देखें यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ इनफिशिएंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन रजिस्ट्रेशन फॉर डिटेल्स ऑफ पीपल इंटरेस्ट टू गेटिंग जॉब इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक आउट एक्स्ट्रा ऑफ एप्लीकेशन फिगर। तो ऐसी विनिमय कचेरियों के अंदर जो अलग अलग जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपना नाम लिखवाते हैं, जिसके कारण उद्देश्यता के कारण उनकी जो नंबरिंग है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिसके कारण उनके लिए बेरोजगारी का प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। फिर भी भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSS के नाम से आधार से भारत के अंदर बेरोजगारी की जो व्यापकता का ख्याल है वो हमें आता है। अकॉर्डिंग टू कंसेस काउंटिंग ऑफ 2011 तो 116 million people were in search of employment, 32 million people were underrated employment and 84 million were educated employment। तो अपेक्षितली देखें हम यहाँ पे तो 2011 की बस्ती को हम देखते हुए 116 मिलियन है वो रोजगारी की शोध में थे।
उसे ढूंढ रहे थे। 32 मिलियन जो लोग हैं वो अशिक्षित बेरोजगार थे। इसी तरह से 84 मिलियन हैं वो शिक्षित बेरोजगारों में आए। इसके द्वारा हम देखें तो उनकी एज कितनी थी, तो उनकी एज 15 से 24 ईयर की होने के कारण उनका अंदाजा है वो 4.17 करोड़ लोग हैं वो आज भी एम्प्लॉयमेंट के दर से गुजर रहे हैं। तो ये जो इतना जो ग्रुप है वो आज एम्प्लॉयमेंट के रूप में दिख रहा है। इसके द्वारा अकॉर्डिंग हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर Venue 2013 to 14 rate of employment in India was observed to be 5.4% and in Gujarat per 1000 people 5.4%, in Gujarat per 1000 people 12% यानी कि 1.2% were employed. In 2009 to 10 per 1000 people 34% यानी कि persons 3.4% were employed in the urban area in India. While in rural area हम यहाँ पे देखें तो ये जो रूरल एरिया के अंदर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट वॉज मोर इन अर्बन एरिया, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वुमन वॉज 7.7 इन 2013। तो देखा आपने ये जो लेबर ब्यूरो के सर्वे के मुजब हम यहाँ पे देखें तो 2013 और 14 के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो 5.4% दिखने को मिला। गुजरात के अंदर 1000 व्यक्तियों को देखते हुए 12 व्यक्तियों का यानी कि 1.2% बेरोजगार लोग थे, एम्प्लॉयमेंट थे। इसके द्वारा भारत के अंदर 2009 और 10 के अंदर हर 1000 से शहरी विस्तारों के अंदर अर्बन व्यक्तियों के अंदर देखें तो 34 व्यक्ति हमें दिखने को मिलते। 2013 के अंदर जो वुमेन्स की बेरोजगारी है वो 7.7% हमें दिखने को मिली। इसी तरह से हम देखें तो भारत के अंदर सिक्किम, केरला, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों के अंदर बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा होने लगा। उसके कारण क्या हुआ तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात और बेरोजगारी का क्रमशः कम होने लगा, जिसके कारण गुजरात के अंदर जो रोजगारी की जो तकें हैं वो नोंदनीय परिस्थिति में हमारे सामने आई। ठीक है, तो इसके बाद का जो टॉपिक है भारत के अंदर बेरोजगारी का प्रमाण किस तरह से कम हुआ उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।